गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ डियर फ्रेंड्स। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इट्स नियरली 8:45 इजंट इट। कल जो बात हुई थी वी वेर एट 10:30 और मैंने कहा था कि आई विल डिलीवर दिस लेक्चर अराउंड 8 AM। तो गिव मी वन मोर डे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। राइट, आई थिंक आई हैव टू गेट अप बिफोर 6, तब जाकर ये 8 बजे तक आपको ये लेक्चर मिल पाएगा, 5:30 या फिर 5, समथिंग लाइक दैट। तो आई ट्राई वन मोर टाइम, बट आई विल कीप ऑन ट्राइंग। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो चीज़ों को छोड़ दें। राइट, जब तक नहीं होगा आई विल कीप ऑन डूइंग इट। ए वार्म स्माइल इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ काइंडनेस। बहुत ही सही बात है। स्माइल की ताकत जो है वो ज़बरदस्त है। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा हो, एक नेचुरल स्माइल अगर आप किसको देंगे देन यू विल सी समवेयर कि एक सीड जो है पॉजिटिविटी का वो आपके अंदर आ गया। दैट्स द पावर ऑफ स्माइल। 21 सितंबर 2021 है आज। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। स्मार्ट कोर्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, सब्जेक्ट्स जो कवर किए गए हैं, डेमो वीडियोस, प्राइज, ये सारी चीज़ें आपको studyIQ.com या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, आपकी ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इंटरव्यू में भी आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार के प्रश्न? लेट्स से कि इंटरव्यू में आपको ये पूछा गया कि आप एक शहर में रहते हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं वो गांव में रहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको गांव में शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि कोविड और इस प्रकार की महामारी आती रहेगी, तो गांव का ही गांव को ही लोगों को अपना घर बनाना चाहिए, लोगों को सिटीज़ छोड़कर गांव चले जाना चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? या फिर आपको ये कहा जाता है कि हमारे सिटीज़ जो हैं उनको कैसे हम और ज़्यादा लिवेबल बना सकते हैं, कैसे और ज़्यादा लोग जो हैं वो सिटी में रहकर अपना काम कर सके, अच्छे सिटीज़ कैसे हम बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या सिटीज़ सुधर सकते हैं? ऐसे अलग अलग एंगल से आप चीज़ों को सोच सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, वाई इंडिया नीड्स गुड अर्बनाइजेशन। सबसे पहले तो ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कोविड हैज़ कैटलाइज्ड ए नाइव और हाइपोक्रिटिकल रोमांटिसिज्म ऑफ विलेजेस। कोविड के आने के बाद ये एक डिस्कशन या फिर कई लोगों ने तो ये किया भी है कि वो सिटी को छोड़कर नज़दीक के गांव में चले गए हैं। उनको ये करना मीन्स उनके लिए ये करना पॉसिबल है क्योंकि उनका उनका घर है वहाँ पर, उनके पास कार है कि वो रोज़ अप डाउन कर सकते हैं गांव टू वर्क प्लेस, एंड फिर काम ख़त्म हो गया, ऑफिस बंद हो गए, देन दे गो बैक। जनरली जिनके पास पैसा और बिजनेस मैन है वो ज़्यादातर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, वरना एक नॉर्मल जॉब करने वाला व्यक्ति जो है तो ही और शी कैन नॉट अफोर्ड कि हर रोज़ वो गांव जाए और वापस वहाँ से आए, बिकॉज फ्यूल का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। फ्यूल की प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुकी है। फिर एक बिलीव कि सिटीज़ आर अनडिज़ायरेबल टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ देयर हॉस्टिलिटी टू माइग्रेंट्स, इन्फेक्शन हॉटस्पॉट टेंडेंसी एंड डिमिनिश्ड सेंट्रलिटी टू द फ्यूचर ऑफ वर्क ड्यू टू डिजिटाइजेशन। सिटीज़ जो हैं इसमें माइग्रेंट्स के प्रति एक प्रकार की हॉस्टिलिटी होती है। हॉस्टिलिटी यानी कि नफ़रत करते हैं कुछ लोग। कई सिटीज़ में ऐसा होता है कि इस पर्टिकुलर रीजन के या फिर इस कम्युनिटी के लोगों को अलग से वो रहते हैं, थिंग्स आपने सुना होगा ये सारी चीज़ें। इन्फेक्शन हॉटस्पॉट, डेफिनेटली ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और डिमिनिश्ड सेंट्रलिटी ऑफ द फ्यूचर ऑफ कहता है कि डिजिटाइजेशन के आने के बाद सिटी में इतना कोई खास काम नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे सिटीज़ जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। लेकिन क्या ये बात सच है? दी आंसर यस और नो में नहीं दूंगा। लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक मोर थिंग्स एंड लेट्स डिस्कस मोर थिंग्स एंड देन वी विल फाइंड आउट द आंसर। एक नोबेल लॉरेट हैं पॉल रोमा, और उन्होंने टेक्नोलॉजी को कैसे डिस्क्राइब किया, देखिए। उनका कहना यह है कि टेक्नोलॉजी एज ए डिफरेंट रेसिपी रादर देन मोर कुक्स इन द किचन। टेक्नोलॉजी एक प्रकार की अलग रेसिपी है। टेक्नोलॉजी ज़्यादा कुक्स को, आप ज़्यादा शेफ्स को आप किचन में लेकर आएंगे तो दैट विल नॉट
मेक ए गुड रेसिपी। अच्छी रेसिपी के लिए यू नीड टू हैव ए डिफरेंट रेसिपी। तो सिटीज़ जो हैं वो पॉवर्टी रिडक्शन के साथ जुड़ी हुई एक टेक्नोलॉजी है। मीन्स अगर आपको गरीबी हटानी है तो यू नीड दिस टेक्नोलॉजी, यू नीड सिटीज़। सिटी को एक टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखा गया है। जस्ट सी दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट कि न्यूयॉर्क सिटीज जीडीपी equals that of Russia with 6% of the people and 0.00005% of the land। रशिया के मुकाबले न्यूयॉर्क सिटी की ज़मीन कितनी है? 0.00005। रशिया के मुकाबले पॉपुलेशन कितनी है? 6%। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी और रशिया की जीडीपी को कहा गया है कि दे आर इक्वल। तो जस्ट इमेजिन कि इंजन ग्रोथ हमारे देश में सिटीज़ को ग्रोथ का इंजन हमारे देश में नहीं, दूसरे देशों में भी ऐसे ही है बात है। लेकिन जब आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि हमारे देश का जो ग्रोथ इंजन है दैट इज़ आवर सिटीज़। तो ये सारी बिलीव्स और ये नेसेसिटी को अगर हम देखें कि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए आपको चाहिए सिटीज़ की ताकत इतनी हो सकती है, इतना पोटेंशियल सिटीज़ का हो सकता है कि एक देश की जीडीपी और एक बड़ा देश रशिया जैसे देश की जीडीपी के बराबर सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी की जीडीपी है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि सिटीज़ कितने पावरफुल हैं। अब कोविड वाली जो सिचुएशन आई है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम हमारे सिटीज़ को और ज़्यादा पावरफुल बनाएं, हम हमारे सिटीज़ को एम्पावर करें। और उसके लिए आपको चाहिए दो चीज़ें। वन इज़ पावर एंड द सेकंड थिंग इज़ फंड्स। ये दोनों चीज़ें, पावर इन द सेंस पॉलिटिकल चेंजेस, फंड्स यानी कि आपको और ज़्यादा पैसे सिटीज़ को देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक किताब का रेफरेंस दिया गया है, मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा है तो आई डोंट नो द स्टोरी, लेकिन इस यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर इस आर्टिकल में ये बातें बताई गई है। द विजार्ड एंड द प्रॉफिट बाय चार्ल्स मान। और यहाँ पर नॉर्मन बोरलो की बात बताई है। हु इज़ नॉर्मन बोरलो? द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। हमारे देश के हु इज़ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री? बताइए, स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बट द नॉर्मन बोरलो जो हैं ये दुनिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता माने जाते हैं। तो नॉर्मन बोरलो जो हैं वो कहते हैं कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में ये कहते हैं कि जो चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर और फूड का प्रोडक्शन कम हो रहा था, ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू रिलाई ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उन्होंने वही किया, उन्होंने चीज़ों को इनोवेट किया एंड दुनिया ने फिर फूड सिक्योरिटी जो है वो अचीव कर ली, पर्टिकुलरली यूएसए। लेट्स से विलियम वॉक जो हैं ये इनको यहाँ पर एक एग्जांपल में एक विजर्ड और प्रॉफिट में यहाँ पर प्रॉफिट माना गया है। ही बिलीव्ड दैट prosperity would lead humans to ruin without cutting back and he kick-started the environment movement। उन्होंने ये कहा कि अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा लग्जरीज आएगी तो फिर वो कट डाउन नहीं करेंगे, दे विल ruin more things। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमें एनवायरनमेंट की मूवमेंट की शुरुआत की उन्होंने कि जितना हमें चाहिए पर्याप्त, ऐसा वो सारी चीज़ें यू नो। But cutting back on urbanization would hurt the three transitions that are raising per capita incomes। अगर हम urbanization को कट करें, now you'd be thinking कि ये दोनों examples यहाँ पर कहाँ फिट बैठते हैं। देखिए, एक जो नॉर्मन बोरलो हैं वो कहते हैं कि इनोवेट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, दूसरे जो हैं वो कहते हैं कि रिट्रीट कीजिए। तो व्हाट शुड वी डू? सिटीज़ की जब बात करें तो क्या हमें हमारे अर्बनाइजेशन को कट डाउन करना चाहिए? अगर हम कट डाउन करते हैं तो इसकी इम्पैक्ट क्या होगी? इसकी इम्पैक्ट ये होगी कि जो गरीबी में से लोगों को हम बाहर निकालना चाहते हैं वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। फार्म टू नॉन फार्म, हमने कई बार इन आंकड़ों को डिस्कस किया है कि हमारे देश में लगभग 50% जितने लोग ऐसे हैं जो खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं और उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 15% है। कई एग्जांपल्स दिए हैं, तो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू इट। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 15% लोग जो हैं वो 50% जीडीपी कंट्रीब्यूट करें तो वेल्थ जनरेट होगी इन लोगों के लिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम फार्म में कम लोगों को रखें और ज़्यादा लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में चले जाएं। तो फार्म टू नॉन फार्म का जो
ट्रांजिशन है वो नहीं होगा, और जब तक ये नहीं होगा गरीबी जो है वो नहीं हट पाएगी। इनफॉर्मल टू फॉर्मल, कौन नहीं चाहेगा कि वो फॉर्मल सेक्टर में काम करें, आपको वीकेंड ऑफ मिले, त्योहारों के ऊपर ऑफ मिले, इंश्योरेंस हो आपका, रिटायरमेंट के पैसे मिले, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मल सेक्टर में मिलेगी। तो फॉर दैट इज़ वेल वी नीड अर्बन प्लेयर्स, वी नीड अर्बन ग्रोथ इंजन्स। एंड स्कूल टू वर्क, आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब ही अवेलेबल नहीं है, वर्क अवेलेबल नहीं है, चाहे वो जॉब हो, प्रोफेशन हो, काम अवेलेबल नहीं है, तो ये ऐसी भी पढ़ाई जो है वो आपको मोनेटाइज नहीं कर, मीन्स आप मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज़, आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाई करने के बाद सिर्फ मोनेटाइजेशन ही उसका होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है, लेकिन ऑफ कोर्स इनकम के बिना तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें नहीं हो पाएगी अगर अगर सिटीज़ जो हैं वो एक्सपांड नहीं हो रहे। तो भारत का प्रॉब्लम ना तो ज़मीन है, लैंड इज़ नॉट ए प्रॉब्लम फॉर अस। अगर आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो सिंगापुर एक छोटा सा सिटी स्टेट है, इज़न्ट इट? सिंगापुर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इट इज़ 8,358 पर स्क्वायर किलोमीटर, 8,358, इतनी पॉपुलेशन। अगर भारत की जो फिलहाल पॉपुलेशन डेंसिटी है इट इज समवेयर अराउंड 464 पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर भारत इतनी डेंसिटी कर ले, वी आर टॉकिंग फ्रॉम लैंड पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, तो प्रॉब्लम जो है ज़मीन का नहीं है भारत में, लैंड इज़ नॉट एन इश्यू, बिकॉज अगर हम इतनी डेंसिटी में चले जाएं तो सिर्फ एक राज्य केरला में हमारे देश की सारी पॉपुलेशन फिट हो सकती है। इफ़ वी, अगर सारे के सारे देश के लोगों को हम केरला में फिट कर दें तो समवेयर अराउंड सिंगापुर जैसी हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि हमें ऐसा करना चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ज़मीन जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें कि लेबर, तो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन इतनी है तो लेबर का भी इश्यू नहीं है। हाँ, लेबर में हम सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोगों की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ये एक चीज़ हमें करनी चाहिए। तो इसको लेकर स्किल प्रोग्राम से नहीं ये सारी चीज़ें चलाई जा सकती हैं। कैपिटल, पैसे, आई डोंट थिंक सो कैपिटल इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर अस, बिकॉज दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अगर किसी देश को मिलता है या फिर टॉप देशों में देखें तो भारत है रेमिटेंस में भी, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी भारत को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो कैपिटल इज़ नॉट एन इश्यू एट ऑल। 50% जितनी हमारी पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है और जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है। तो ये दिस आर द थिंग्स दैट आर प्रॉब्लम फॉर अस, कि लोग ज़्यादा रहते हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ही कम है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़, अगर लैंड का इशू नहीं है, लेबर का इशू नहीं है, देन कैपिटल का इशू नहीं है, दैट मीन्स अर्बन एरिया को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना होगा। अर्बन एरिया को एक ख़राब नाम इसलिए मिला है क्योंकि जो 10 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो शहर हैं दुनिया के, सिर्फ हमारे देश के नहीं, अलग अलग, तो वहाँ पर पावरफुल और रिच लोग जो हैं वो अच्छे एरिया में रहते हैं, उनकी एक प्रकार से हुकूमत चलती है वहाँ पर। बाकी के लोग जो हैं वो सिर्फ मेहनत मजदूरी करते हैं, ना तो इतनी कोई ख़ास क्वालिटी वाली लाइफ है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से सिटीज़ जो हैं वो काफ़ी बदनाम हुए हैं। दुनिया के 33 मेगा सिटीज़ को आप देखेंगे तो उसमें से 26 सिटीज़ डेवलपिंग देशों में हैं, क्योंकि डेवलपिंग देशों में गांव वाला रीजन जो है वहाँ पर ना तो रूल ऑफ लॉ है, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी वहाँ पर होती है। और जैसे मैंने आपको इससे पहले भी हमने जब डिस्कशन की थी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद होगा आपको, पुश और पुल फैक्टर, ये दोनों चीज़ों का राइट कॉम्बिनेशन हमें सिटी में क्रिएट करना होगा। माइग्रेंट वर्कर्स आर नॉट रनिंग टूवर्ड्स सिटीज़ बट रनिंग अवे फ्रॉम सब स्केल इकोनॉमिक वेस्टलैंड। वो सिटीज़ में इसलिए नहीं आते कि सिटीज़ में सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि गांव में कुछ नहीं है, तो इसकी जगह पर सिटी में जाकर कुछ ना कुछ तो उनको मिलेगा। नॉन मेगा सिटीज़ की सिचुएशन भी ऐसी, इसलिए लोग जो हैं वो छोटे शहरों में नहीं, डायरेक्टली हमारे देश में बड़े शहरों में, ज़्यादातर लोग जो हैं बड़े शहरों में जाते हैं। लेकिन बड़े शहर हर जगह पर
श्रापित नहीं है। टोक्यो की बात करें तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर ज़्यादातर ज़मीन रहने लायक नहीं है, तो जापान के ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। और शहरों की बात करें तो उसमें थर्ड जितनी जापान की पॉपुलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट 33% जितनी जापान की पॉपुलेशन सिर्फ एक शहर में रहती है, एंड दैट इज़ टोक्यो। लेकिन टोक्यो का प्लानिंग आउटस्टैंडिंग है। टोक्यो का जैसे जैसे टोक्यो बढ़ता गया वैसे वैसे टोक्यो की सॉलिड प्लानिंग की गई, फ्यूचर को ध्यान में रख के प्लानिंग की। एंड यू नो वेरी वेल राइट, जापानीज लोग जो हैं वो प्रिसीजन में कितना मानते हैं और कितने सफल हैं प्रिसीजन में। तो वहाँ पर इस प्रकार की डिज़ाइंस हैं कि टीचर्स, नर्सेज, पुलिसमैन जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, तो ऐसे लोगों को कोम्यूट यानी कि हर रोज़ ट्रैवल करने के लिए कम से कम समय लगे। जस्ट इमेजिन कितने लेवल की थिंकिंग है कि पुलिसमैन, नर्सेस और टीचर्स और एसेंशियल सर्विसेज वाले जो लोग हैं, तो कम से कम समय में वो अपने वर्क प्लेस पर जा सकें। ये डिज़ाइन सिटी की है। दूसरी चीज़, एक इटालियन फिजिसिस्ट थे चिसार मार्केटी ने ये कहा है कि 30 मिनट उनका एक आप कह सकते हैं उनका एक रूल, जिसको कहते हैं मार्केटी कांस्टेंट, वो कहते हैं 30 मिनट से ज़्यादा ट्रैवलिंग में टाइम जो है वो नहीं जाना चाहिए। पहले ये होता था कि हम हॉर्स लेकर, घोड़ा लेकर से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करने के लिए, आई डोंट नो हॉर्स राइडिंग दैट मच, लेकिन आई वुड से लेट्स से 1 आवर, जस्ट सेइंग 1 आवर तो नहीं, उससे कम होगा। 1 आवर में तो एक ह्यूमन बीइंग भी दौड़कर चला जाएगा, बट आई एम जस्ट, लेट्स अज्यूम जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, लेट्स से 30 मिनट्स यहाँ पर लग जाएंगे। ओके, अब हमारे पास बाइक आ गए हैं, हमारे पास कार आ गई हैं, और इसमें 10 मिनट में आप ये 5 किलोमीटर वाला सफ़र जो है वो कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे शहरों में 10 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर का जो एक डिस्टेंस आपको कट करना है वो आप 30 मिनट में कर पाते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। बेंगलुरु अब इतना बढ़ चुका है और इतना बिजी हो गया है कि एक टैक्सी में अगर आप जाएं तो आपकी एवरेज स्पीड जो है दैट विल बी 8 किलोमीटर पर आवर। कुछ ऐसे खाली स्ट्रेच में भले ही आप 60 तक चला लें, लेकिन उसके बाद फिर से आप हो जाए तो एवरेज निकालेंगे, देन इट विल बी 8 किलोमीटर्स पर आवर। तो सिटी में ट्रैफिक जो है वो बहुत ही स्लोली मूव होता है। हमारे शहर में तो, हमारे देशों में, हमारे देश के अलग अलग शहर जो हैं उसमें आपको देखने को मिलता है कि 50 मिनट्स 1 आवर जितना स्कूटर, मोटरसाइकिल लेकर लोग जो हैं वो काम पर जाते हैं और वापस आते हैं। तो एज अ सिटी कितना टाइम ह्यूमन बींग्स का वेस्ट होता है। द एनुअल स्पेंड, अब रीजंस की बात करें, वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, इसमें क्या क्या बदलाव किया जा सकता है। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट 34 लाख करोड़ रुपीस हर साल खर्च करती है। 28 स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो उनका जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ 40 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने, और ओवरऑल सारा जो खर्च है तो दैट इज़ 40 लाख करोड़। राज्यों की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 34 लाख करोड़, तो इफ़ यू ऐड देन वी आर एट 74 लाख करोड़। 15th फाइनेंस कमीशन का एस्टिमेशन ये है कि 2.5 लाख जितनी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, और ये 2.5 लाख लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ का टोटल अगर आप खर्च देखें तो दैट इज़ जस्ट 3.7 लाख करोड़। एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी कहाँ पर खर्च करेगी? लोकल एरिया में, आपके शहर में, रोड, ये वो एक्सेट्रा सारी चीज़ों में। 2.5 लाख प्लस लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ का खर्च है 3.7 लाख करोड़। और ऊपर देखिए, ये वाटर, पावर, स्कूल्स, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें जो हैं लोकल गवर्नमेंट की, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का राज है। सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब की ऑफिस से जो भी आदेश आएगा वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सिर्फ 13% ऐसे रूरल बॉडीज़ हैं और 44% जितनी अर्बन बॉडीज़ हैं जो खुद अपना बजट जो है वो तैयार करते हैं, या फिर बजट खुद रेज करते हैं, खुद पैसे कलेक्ट करके। बाकी जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट से आएगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि शहरों का जो, एक शहर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्टेट के नीचे ही काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स हैज़ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर्स।
suspension, removal of mayors, other elected representatives, or supersession of elected bodies is almost routine in most states. Structure. जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तब पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल है, और ये स्ट्रक्चर की वजह से, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से होता ये है कि हमें ऐसे टैलेंटेड और एम्बिशियस इंडिविजुअल्स जो हैं वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आते हैं. आप दुनिया के अलग अलग देशों और ख़ास करके चाइना की बात करें तो 1978 से आप देखेंगे कि जो अलग अलग शहरों के मेयर्स थे वो अब प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं. आप यूके के जो व्हाट्स द नेम, बोरिस जॉनसन, यूके के बोरिस जॉनसन जो हैं, तो व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन लंदन सिटी, ही वाज मेयर ऑफ लंदन सिटी, और वो ट्रस्ट मी साइकिल लेकर अपनी ऑफिस में हर रोज़ जाते थे. तो साइकिल लेकर उनको 1 आवर 2 आवर नहीं लगता था. जस्ट ही यूज्ड टू गो एज ए मेयर ऑफ लंदन, ही यूज्ड टू साइकिल टू हिज ऑफिस. और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे अलग अलग लोगों को आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड दैट वंस अपॉन अ टाइम दे वेर हेड ऑफ देयर सिटीज़. तो उनके पास काफ़ी ग्रास रूट लेवल का एक्सपीरियंस काफ़ी सही हो गया. Path dependence. Unlike others, our democracy didn't evolve bottom up with local government rolling up into states that come together as a nation. हमारे देश में जो एक चीज़ कहते हैं पाथ डिपेंडेंस, हमारे देश में हमारा देश कैसे बना? हमारा देश ऐसा नहीं बना कि गांव में से शहर बना और शहर में से फिर एक राज्य और राज्य में से फिर देश, अलग अलग राज्य मिलकर एक देश बना. ऐसा नहीं है. हमारे देश में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश राज था तो उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई थी, क्योंकि पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए आपको एक सेंट्रल स्ट्रक्चर चाहिए. फिर जो प्रिंसली स्टेट्स थे और उनके नीचे थे गांव. तो इसी चीज़ को कहीं ना कहीं हमने इसी स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट कर लिया. अब इस स्ट्रक्चर में हम बदलाव ये कर सकते थे कि ऊपर से जो चीज़ें आ रही हैं जो ब्रिटिश टाइम में चल रही थी उसको हम थोड़ा बॉटम अप कर दें, या फिर आप यू कैन डू समथिंग लाइक दिस कि एक शहर में सबसे इम्पोर्टेंट विलेजेस, और विलेजेस के बाद आपके शहर, और शहर के बाद आपका स्टेट एंड देन देश. तो ऐसा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है. वी आर फॉलोइंग स्टिल दिस टॉप बॉटम अप्रोच. तो सारे डिसीजंस सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसके बाद स्टेट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल रहता है गांव और शहरों के ऊपर. तो इसकी वजह से शहर इंडिविजुअली कुछ डिसीजंस नहीं ले पाते. अगर हम हमारे शहरों को अच्छा बनाते हैं तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और दलित या फिर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी एक रहने लायक जगह बन जाएगी. आज जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, पहले ऐसा था अनटचेबल और ये सारी चीज़ों को माना जाता था. आज हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, हम फूड ऑर्डर करते हैं, तो हम ऐसा नहीं देखते कि किस कम्युनिटी या फिर कौन से धर्म को फॉलो करने वाला लड़का या फिर लड़की फूड डिलीवर देने के लिए आते हैं. ये सारी बातें अब देखिए कैसे धीरे धीरे जा रही हैं. पुअर क्वालिटी अर्बनाइजेशन हैज़ मेंट मैन ओनली माइग्रेशन. सिर्फ पुरुष ही माइग्रेट होते थे, महिलाओं को सारा पेनफुल काम जो है वो घर पे रहती थी, गांव में रहती थी. शहरों में जो अपने सास ससुर हैं उनकी देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ख़ुद का ग्रोथ कभी नहीं होता था. लेकिन शहर बढ़ेंगे, अच्छे होंगे, तो फिर महिलाएं भी शहरों की तरफ माइग्रेट करेगी. तो ये हैं कुछ चीज़ें, राइट, कि अगर हम हमारे शहरों को इंडिपेंडेंट बनाए, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करें, उसकी वर्किंग स्टाइल को चेंज करें, तो फिर हम हमारे शहरों को इम्प्रूव कर सकते हैं. और शहरों से फिर लोगों का जीवन तो इम्प्रूव होगा ही, इसी के साथ साथ देश का जो ग्रोथ इंजन है वो भी एक टॉर्क और BHP डिलीवर करेगा. लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. अब बात करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में. ये भी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है. आज के द हिंदू के आर्टिकल्स को मैंने देखा. एक आर्टिकल आया था मैरिटल रेप के ऊपर, एक IPS ऑफिसर ने ये वो आर्टिकल लिखा था. लेकिन मैरिटल रेप के बारे में भी हमने कई बार बातचीत कर ली, और बाकी के जो टॉपिक्स थे वो भी घिसे पिटे टॉपिक थे, इन डेप्थ में हमने डिस्कशन कर ली थी. तो फिर मैंने दूसरे न्यूज़पेपर्स को देखना स्टार्ट किया, और मुझे जो पहला आर्टिकल मिला, एज यू कैन सी, कितना डिटेल्ड था, कितना ज़्यादा उसमें, कितनी ज़्यादा चीज़ें उसमें लिखी गई थी. तो ऑफ कोर्स एक वक्त लगा इसको डिस्कस करने के लिए, तो पढ़ने में भी उतना वक्त लगा.
एंड देन वी हैव दिस इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमने सैटरडे को बात की थी, लेकिन दिस इज टेकिंग इट टू, ये एड ऑन के तौर पर है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंक इम्प्रूव किया है, ये अच्छी बात है। और एक लंबे समय से एक इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे इंक्रीमेंटल चेंजेस जो हैं वो पिछले कई सालों से हमें देखने को मिले हैं। नाउ द थिंग इज़ कि अगर हम बात करें एनसीएलटी और एनसीएलएटी की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है दैट इज़ ऑफ वैकेंसीज, और इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ हुई सरकार को लेकर। और क्यों ना हो, क्योंकि वैकेंसीज़ की वजह से होता ये है कि आपके ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, वर्कलोड बढ़ता जाता है। लास्ट सैटरडे को हमने देखा था कि कितने सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए कि 63 टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए एनसीएलटी की, लेकिन कितनी है, सिर्फ 33। एनसीएलएटी, एनक्लेट की बात करें, एनसीएलएटी की बात करें तो 11 मेंबर प्लस चेयरमैन, इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है। और पिछले 6 महीनों से एनसीएलटी में ना कोई चेयरपर्सन थे, और पिछले 9 महीनों से एनसीएलएटी में ना कोई चेयरपर्सन थे, 9 महीनों से। तो इतने बड़े गैप्स, इतने वैकेंसीज, और कितने सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते जा रहे हैं। 31 मई तक अगर हम देखें तो 13,170 इंसॉल्वेंसी पिटिशन आर पेंडिंग बिफोर द बेंच ऑफ एनसीएलटी. Of this, 2,785 petitions have been filed by financial creditors and 5,973 by operational creditors. Financial creditors यानी कि वो creditor जिसने आपको पैसा दिए हैं, तो that is financial creditor. वो व्यक्ति या फिर वो बिजनेस जिसने आपको सामान दिया है, दैट इज योर ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो ज़्यादा केसेस ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने किए हैं, लेकिन ये फ्यूचर में कम होंगे, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर की जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है उसको इंक्रीज़ किया गया है। पहले 1 लाख था, अब 1 करोड़ कर दिया है। तो 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे आप मांग रहे हैं, देन यू विल क्वालिफाई एज ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो कम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अब केस फाइल कर पाएंगे या फिर आईबीसी प्रोसेस को स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की, तो अभी तक एनपीए और ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इसके ऊपर एक ब्रेक रखी गई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19, लेकिन अब ये ब्रेक चली गई है, तो बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आकर केसेस जो हैं वो फाइल करेंगे। एज फार एज एनसीएलटी इज कंसर्न्ड, 1000 अपील्स अंडर द आईबीसी वेर पेंडिंग एडजुडिकेशन एज ऑन 31 मई। हमारे देश में ये आईबीसी के आने के बाद एक बॉडी क्रिएट हुई है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, NESL। और NESL का डेटा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा, तब पता चला कि 31 मई तक अगर हम देखें तो हमारे देश में डेटर्स कितने हैं पता है, 93.02 लाख। टोटल अमाउंट कितनी है, 136 lakh crore. The amount of underlying debt is 136 lakh crore. और इसमें अगर आप देखें तो NESL ने 41,094 डिफ़ॉल्ट सर्टिफिकेट्स इश्यू किए हैं। यानी कि 41,000 जितने लोग ऐसे हैं या फिर एंटिटीज़ या फिर फर्म्स ऐसी हैं जो डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं, सर्टिफिकेट मिल गया उनको NESL का। और NESL में रिपोर्ट करना मैंडेटरी नहीं है। तो ये तो वो सारे फॉर्म्स हैं या फिर वो सारे लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया था, जिनका रिपोर्ट ही नहीं आया है। तो ऐसे कितने सारे डिफ़ॉल्टर्स हो गए, जस्ट इमेजिन। वाइल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर facing criticism for taking haircuts as high as 90% against their claims. 100 रुपये, मैंने हेयर कट एक्सप्लेन किया था सैटरडे को कि 100 रुपये लेने हैं और आपको 90 रुपीज़ भूल जाने, 10 रुपये ही वापस मिलेंगे या फिर 5 रुपये वापस मिलेंगे। तो कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स 90% हेयर कट्स के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जो लोग रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हमें हेयर कट नहीं चाहिए, वी वांट टू मूव अहेड एंड वी वांट टू फाइल अ केस और आगे बढ़ेंगे इसमें, तो वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज टाइम फिक्स नहीं है।
टाइम इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि ये सारे NCLT और NCLT में इतनी सारी वैकेंसीज हैं, तो आपका नंबर कब आएगा यू नेवर नो। और ये चीज़ों की वजह से बिजनेस का एनवायरनमेंट हमारे देश में नहीं रहता और इकोनॉमी फिर आप इम्प्रूव नहीं। तो अगर आप अर्बन एरिया को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ आपको NCLT और NCLT में भी वैकेंसीज को फिलअप करके इसको और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, वरना आप अर्बन एरिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, ये सारे केसेस चलते रहेंगे तो फिर आप कभी भी ग्रोथ इंजन जो है वो अपने पीक पर नहीं पहुंच पाएगा। वाइल फिलिंग अप वैकेंसीज द मेंबर्स बीइंग अपॉइंटेड मस्ट हैव सफिशिएंट डोमेन एक्सपर्टीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी उठाकर तो नहीं बैठा सकते वहाँ पर, यू नीड पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर की डेडलाइन दी थी। सरकार ने अपॉइंटमेंट की 18 लोगों की और उसमें से कुछ लोगों को फिर से हटाया जाएगा और उनकी जगह पर कुछ नए लोगों को लेकर आया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट हैप्पी विद दिस स्टैंड। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को सरकार को ये क्लियरली बता दिया है कि अगर आपने इसी प्रकार से चीज़ों को करते रहें अगर आप, तो फिर हम यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को हटाया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि फिर NCLT और ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट के अंदर आ जाए। तो ऐसा ना हो तो गवर्नमेंट को it has to be a bit serious about it। और as we have seen कि भाई 9 महीनों तक NCLT के चेयरपर्सन नहीं है, NCLT की बात करें तो 6 महीने तक चेयरपर्सन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन जो है दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। PDF को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा एंड आई विल सी यू टुमारो 8 AM। Of course, I'm very hopeful, fingers crossed. I'll try my level best for sure. आज एक ट्राई की, थोड़ा नज़दीक पहुंचा, कल एक और जंप लगाने की कोशिश करूंगा, and I'm sure I will hit this 8 AM mark। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Enjoy your day. जय हिंद।